तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें रोहित, राज और अपर्णा जी ने भेजे हैं, इसलिए हमारे पास में जीके जीएस के काफ़ी सारे प्रश्न आज आ चुके हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, उसके बाद में कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में, फिर मैथ और उसके बाद में आपको रीजनिंग के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह हम आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक इसी तरह हम आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं और एसएससी जीडी की फ्री में आपको तैयारी भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस और करंट अफेयर से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन देखने को मिलता है? और जो आपका आर्टिकल 76 है, इससे आपके दो प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 76(1) में क्या बताया गया है कि जो आपका महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, उसका जो है नियुक्त कौन करेगा? तो उसको नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 76(1) में बताया गया। ठीक है, और वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम भी करता रहता है। जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल काम करता रहेगा। ठीक है, इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 34 है वो आपका मार्शल लॉ से संबंधित है। किसी भी राज्य में जब मार्शल लॉ लगता है तो वहाँ की गतिविधियाँ कैसे रहती हैं, किसके कितने अधिकार रहते हैं, सेना के कितने अधिकार रहते हैं, उन सब के बारे में आर्टिकल 34 में बताया गया है। तो कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है, जो आपका आर्टिकल 34 है वह मार्शल लॉ से संबंधित है। जहाँ पर भी मार्शल लॉ लगा रहता है उसमें कैसी गतिविधियाँ रहेंगी, ये सब आपके आर्टिकल 34 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का विधि अधिकारी कौन सा होता है? ठीक है, तो 76 आर्टिकल से ये दूसरा प्रश्न है। सही आंसर है, भारत का जो विधि अधिकारी है वो महान्यायवादी होता है। देखिए, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है कि वह भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। वह मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार का जो अधिवक्ता होता है वो आपका कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब हम आपको ऊपर बता चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है आपका नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत का राष्ट्रीय संगठन है जो सभी प्रकार के खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय करने और निगरानी करने का काम नाडा के द्वारा किया जाता है। तो एक आपका नाडा होता है जो भारत में काम करता है, एक आपका वाडा होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये वाडा होता है, ये पूरे विश्व में जो है ये देखरेख करता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है जो डोपिंग कर रहा हो या फिर जो है नशे में लगा हुआ हो। तो इसका काम वाडा का होता है। ठीक है, तो वाडा और नाडा में आपने अंतर समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो पद्मा रेड्डी की अगर हम बात करते हैं तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है आपका, दूसरी बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, श्रीमती गद्दाम पद्मा रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जो 50 सालों से अधिक समय से भारत में प्रस्तुति दे रही हैं। अब ये जो आपका कुचिपुड़ी है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आज का आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहनाई से कौन संबंधित है? ऑप्शन में आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दिया हुआ था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई से संबंधित है। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरांव गांव बिहार में हुआ था। वह बहुत कम उम्र में अपने पिता पैगंबर बख्श खां के साथ वाराणसी में बस गए थे। और जो बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। शहनाई वादा कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल से संबंधित एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो चलिए आपको बता देते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं और रबी की फसलें भी आपको देख करके जाना है। आज खरीफ पूछी है, हो सकता है कल आपसे रबी की फसल पूछें। तो देखिए, कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई आदि, ये जितने भी हैं ये सब आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी खरीफ की फसल हो गई। आज खरीफ की फसल पूछा, हो सकता है अगली शिफ्ट
में आपसे रबी की फसल पूछे तो तीनों फसल आपको देख करके जाना है, खरीफ, रबी और जायद, तीनों फसलें आपको देख करके जाना है। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी क्या थी? तो अशोक की जो मुख्य राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही अशोक की मुख्य राजधानी थी। ठीक है, कभी जब आपके अशोक मध्य प्रदेश में रहा करते थे तो इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। तो देखिए, सम्राट अशोक की राजधानी मगध में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से फेमस है, उस समय सम्राट अशोक की राजधानी रहा करती थी तथा उज्जैनी एवं तक्षशिला क्षेत्रीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। तो मुख्य राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? पाटलिपुत्र, और जो क्षेत्रीय राजधानी वो आपकी उज्जैनी हो जाएगी और तक्षशिला। ठीक है, सम्राट अशोक की राजधानियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, माई टाइम्स माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी शीला दीक्षित जी की पुस्तक है, माई लाइफ माई टाइम्स। ठीक है, देखिए, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक की लेखिका शीला दीक्षित जी हैं। शीला दीक्षित को 15 वर्षों तक दिल्ली के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने के लिए जाना जाता है। 15 वर्षों तक ये जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। अब हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी इनके रिकॉर्ड को तोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सिक्किम की जो है सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी और ये यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 61 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आखिरी दिन भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक समेत 6 पदक जीते। पदक तालिका में भारत के 22 स्वर्ण पदक के साथ कुल पदकों की संख्या जो है आपकी 61 हो गई। ठीक है, तो 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं और कुल मिलाकर के 61 पदक जो है भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीते गए। अगला प्रश्न है, महिलाओं के डिस्कस थ्रो में चक्के का वजन कितना होता है? जो महिलाओं के द्वारा डिस्कस थ्रो किया जाता है उसमें उस चक्के का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम जो है वजन होता है चक्के का। देखिए, तो डिस्कस थ्रो जो है वो ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग प्रतियोगिता के तहत आता है। एथलीट थ्रो या डिस्कस थ्रो एक धातु डिस्क होती है जिसका वजन पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम का होता है। दोनों को आपको याद रखना है। अगर आगे बढ़िए, बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बाउंसर जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के खेल में बाउंसर, या जिसे हम बम्पर भी कहते हैं, एक प्रकार की गेंद है जो आमतौर पर तेज गेंदबाजों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है। जो बाउंसर फेंका जाता है, तो बाउंसर आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त भी हो सकती है और 28 अगस्त भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। अगर 28 अगस्त दिया है तो 28 अगस्त सही है। 15 अगस्त को घोषणा की गई थी और 28 अगस्त से यह लागू हो गई थी। तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। दूध एवं डेयरी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध और डेयरी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। भारत वैश्विक उत्पादन का 22% उत्पादन करता है। इसके बाद उत्पादन में दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पर चीन है, पाकिस्तान है, फिर उसके बाद में ब्राजील का नंबर आता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह भी आपका दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो मेघालय राज्य में स्थित है नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, कोशिश करेंगे कि हम कल सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे कि अगली शिफ्ट में आपको मदद मिल सके। तो कल हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जो नोकरेक संरक्षित जैवमंडल का केंद्रीय भाग है, भारत के मेघालय राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में तुरा पर्वत से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यानी कि मेघालय में स्थित है आपका नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोभना नारायण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शोभना नारायण एक कथक नृत्यांगना है। देखिए, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है। उनका समानांतर कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षक लेखा सेवा के रूप में दोहरा कैरियर रहा, यानी कि वे जो है कथक की कलाकार तो रही हैं, साथ ही साथ में कथक को सिखाने का काम भी उनके द्वारा किया जाता था। वह भारत और दुनिया भर में प्रदर्शन करती हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो शोभा नारायण कथक से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य के किस भाग में वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है? काफी डीपली प्रश्न है। तो अनुच्छेद 51A के जी वाले पार्ट में आपके जो है वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है। देखिए, अब ऐसे ही प्रश्न आपके आ रहे हैं, मूल कर्तव्य तो पूछे जा रहे हैं, मूल कर्तव्य के अंदर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 51A जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका आर्टिकल 44 से भी पूछा गया था, लेकिन प्रश्न हमें समझ में नहीं आया कि आर्टिकल 44 से क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगर पूछा गया कब लागू किया गया, तो 1978 में आर्टिकल 44 को लागू किया गया था। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सीधे हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से वही 4 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। एमएस वर्ड 365 से 4 प्रश्न हैं, शॉर्टकट की से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपके एमएस एक्सेल से और 1 प्रश्न आपका ईमेल से पूछा गया है। कुल 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर में पूछे गए हैं। बात करते हैं रीजनिंग में। तो देखिए, रीजनिंग में नॉन वर्बल की अब संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी दर्पण प्रतिबिंब से 4 प्रश्न आए हैं। आकृति के 3 प्रश्न हैं कि अगली आकृति कौन सी होगी, आकृति का बनना, आकृति कौन सी एम्बेडेड फिगर, कौन सी आकृति सम्मिलित है, कौन सी नहीं है। ऐसे 3 प्रश्न हैं। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न आपके अल्फाबेट सीरीज से भी पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न है। 1 प्रश्न आपका डाइस से पूछा गया है और 1 प्रश्न आपका फिगर काउंटिंग से पूछा गया है, जिसमें आपसे ट्रायंगल काउंटिंग करने के लिए पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट का भी आपका 1 प्रश्न पूछा गया, ये भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए मैथ की बात करते हैं। देखिए, तो मैथ में आपका बेलन और गोले का जो है पूछा गया। मेंसुरेशन से ये 2 प्रश्न आए हैं और दोनों प्रश्न सीधे सीधे आपके सूत्र पर आधारित थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला मान रखिए और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न, एसआई का 1 प्रश्न और सीआई से आपके 1 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में 1 प्रश्न था कि 100 के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा जो 100 के अंदर है, तो ये आपको बताना था। चाल और दूरी से 2 प्रश्न थे। बॉडमास का 1 प्रश्न था। 1 प्रश्न आपका परसेंटेज का था। 1 प्रश्न आपका एवरेज से पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस हो गया। वीडियो पसंद आया भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना एसएससी जीडी की फ्री तैयारी के लिए। अब एसएससी जीडी का जो हम फ्री स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं वो चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव। अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल भी जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर हम आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नीतू मैम की जो नई बुक आई है पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसकी। आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक, राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक, ये सब आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में फ्री में मिल जाएगी। और जो भी नई किताब आएगी वो भी आपको वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ 24 घंटे बाद इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।